हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदास क्लासेस। आज की डेट है 25 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा हाथी कम्युनिटी के बारे में, दूसरा होगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 और तीसरा आर्टिकल होगा हमारा एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 के बारे में और चौथा आर्टिकल होगा हमारा अन्योतु फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, इन्हें हम डिस्कस करने से पहले एक छोटा सी बात कि देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं हाथी कम्युनिटी के बारे में। तो इसके ये न्यूज़ क्यों आई है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी क्या हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये विचार कर रही है, सोच रही है कि जो आपकी हाथी कम्युनिटी है, जो कि आपकी किससे बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश के आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, वहाँ पे रहती है। उनको क्या है कि ट्राइबल स्टेटस देने की सोची जा रही है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपके ये जानना है कि भाई ये कौन से रीजन में रहते थे, कि ये आपका हिमाचल प्रदेश का मैप, हिमाचल प्रदेश के मैप में ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का अब यहाँ पे अगर आप इसका पूरा एनलार्ज सेक्शन देखें तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक नदी, एक रिवर बहती है जिसका नाम है गिरी रिवर। ये है गिरी रिवर जो कि फ्लो कर रही है। गिरी रिवर एक तरह से ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यहाँ पे आपकी टॉन्स रिवर बह रही है, ये भी आपकी क्या है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गिरी रिवर की। तो गिरी रिवर का जो आपका ट्रांस गिरी रीजन है, ट्रांस गिरी रीजन गिरी के दूसरी साइड वाला, यानी कि आपकी गिरी रिवर के दूसरी साइड वाला मीन्स ये वाला रीजन, ये आपका ट्रांसगिरी रीजन हो गया। इसको आप ट्रांसगिरी रीजन बोलेंगे। और जो इस साइड वाला रीजन है ये वाला, ये आपका हो गया सिसगिरी रीजन। तो इसको सिसगिरी रीजन कहेंगे, इसको ट्रांसगिरी रीजन कहेंगे। तो ट्रांसगिरी रीजन में जो आपकी कम्युनिटी रहती है उसको हम हाथी कम्युनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी हाथी कम्युनिटी काफी टाइम से अपने आपको ट्राइबल शेड्यूल टाइप का स्टेटस देने के लिए मांग कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये बहुत टाइम से डिमांड चल रही है। यहाँ पे एक देखिए पिक्चर शेयर की हुई है, 1967 से ये जाति, ये आपकी ट्राइब आपकी क्या कर रही है कि मांग कर रही है कि हमें आपका शेड्यूल टाइप का स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, मगर उनकी मांग को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, मगर अभी हाल ही में गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जान लिया। ये आपका ट्रांसगिरी रीजन का थोड़ा सा मैप दिखाया गया है और थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन दिखाई गई है। ये ट्रांसगिरी कम्युनिटी के लोग दिखाए गए, अपना फेस्टिवल और कोई ऐसा ओकेजन पे कोई प्रोग्राम करते हुए, शेयर करते हुए दिखाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाथी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाथी कम्युनिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब मिलजुल के रहने वाली कम्युनिटी है, क्योंकि क्लोज निट कम्युनिटी है, एक दूसरे के बहुत मतलब वो एकदम लगाव से रहने वाली कम्युनिटी, यानी एक क्लोज निट कम्युनिटी है। ठीक है, और इनका एक ट्रेडिशन होता है, जैसे कि अपनी जो भी खुद ही सामान उगाते हैं और उनको जो बेचते हैं और जहाँ पर बेचते हैं उसे हाट बोला जाता है। जैसे मान लो शहर में जाके बेचेंगे, शहर में जो इनकी दुकानें होगी, हाट होगी, तो वो हार्ट से, क्योंकि इनका बहुत पुराना काम है, ट्रेडिशनल वर्क है इनका, यानी कि दादा परदादाओं के टाइम से कई सौ सालों से होता आ रहा है इनके कम्युनिटी में काम। तो इसलिए हाट में ये सामान बेचने की वजह से जो इनका होम ग्रोन चीजें होती है, जैसे कि वेजिटेबल हुई, आपकी फसलें हुई, आपका कुछ भी मीट हुआ या वूल हुआ, जो आपकी जो ये क्या नाम आपकी वहाँ पे जो शीप्स का ये आपकी रियरिंग करते हैं तो उनसे वूल निकालते हैं, तो उसको बेचते हैं मार्केट में जाकर, हार्ट्स में जाकर बेचते हैं शहर में। तो हार्ट की वजह से इस कम्युनिटी का नाम हाथी कम्युनिटी पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनके नाम के बारे में जाना। और जो हाथी कम्युनिटी के आदमी होते हैं, जो कि जेंट्स होते हैं, वो क्या है, अपने सिर पे की ये आपका जो हेड गियर होता है, देखिए एक तरह से टोपा पहन रखा है, कैप पहन रखी है ना, इसको हेड गियर बोलते हैं। ये पहनते हैं, ये कब पहनते हैं, जब भी इनके कोई प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, किसी ओकेजन पे, किसी सेरेमनी पे ये पहना जाता है। ये कोई लोक नृत्य कर रहे हैं अपना, इनकी कम्युनिटी का कोई स्पेशल ऐसा ओकेजन है जिसपे पहन के ये चीज किए जाते हैं। ठीक है, अगर हाथी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और जाने, इस फिगर से ये हमें पता लगा, जो हाथी कम्युनिटी जो है, जो इस एरिया में, ये आपका ट्रांस रीजन हो गया, ग्रीट आपका ट्रांसगिरी रीजन हो गया, ये आपका दूसरा कौन सा रीजन हो गया, ये वाला आ गया जनसार और बावर रीजन आ गया, ये वाला जनसार बावर जो उत्तराखंड का। अगर बात करें जनसार बावर रीजन की, जो टॉन्स के इधर वाला रीजन है, और टॉन्स से इधर वाला रीजन, यानी कि आपका ट्रांसगिरी रीजन या सिस
टॉन्स रीजन। तो दोनों एक ही रीजन हो गए। ये ट्रांसगिरी रीजन बोल दो क्योंकि ट्रांस रिवर के इधर है, और सिस टॉन्स, ये टॉन्स रिवर है तो इसके इस साइड है, तो सिस टॉन्स रिवर है, ट्रांसगिरी रीजन एक ही है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये पूरी की पूरी उत्तराखंड का हिस्सा, और ये आपका क्या नाम हिमाचल प्रदेश का जो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो इनको मिला दिया जाए तो पूरी की पूरी हाथी कम्युनिटी बन जाती है। मगर क्या हुआ, डिवीजन हो गया, उत्तराखंड बन गया और हिमाचल प्रदेश बन गया, तो उसमें इनका डिवीजन हो गया। तो ये जो हिस्सा आ गया आपका, ये वाला हिस्सा जो आपका ट्रांसगिरी रीजन वाला है, ये आपकी हाथी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की कहलाई। तो अब ये आपकी डिमांड कर रही है। अब ये डिमांड क्यों उठी है, ये डिमांड क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई ऐसी डिमांड क्यों उठ गई, तो ये हम जानेंगे अगली स्लाइड में। इनकी डिमांड इसलिए उठी है कि जो आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा, क्योंकि जो उत्तराखंड वाली जो आपकी हाथी कम्युनिटी थी, उनको तो आपका शेड्यूल टाइप का स्टेटस तो बहुत पहले मिल गया था, ठीक है, 1967 में, मतलब शेड्यूल टाइप का उनके स्टेटस मिल गया था। जो जौनसार बावर की, जो उत्तराखंड की आपकी हाथी कम्युनिटी थी, जौनसार बावर रीजन की, यानी कि जो उत्तराखंड का जो हिस्सा है, क्योंकि पहले तो कंबाइंड रहती थी ना, पहले कंबाइंड रहती थी, ये आजादी से पहले कंबाइंड रहती थी, फिर बाद में पार्टीशन हो गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा डिवीजन हो गया, तो डिवीजन में कुछ जौनसार जो आपकी हाथी कम्युनिटी उसमें चली गई, जौनसार बावर रीजन जो कि उत्तराखंड का है, और कुछ कम्युनिटी आपकी आ गई कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वालों को तो नहीं मिला, जबकि जौनसार पावर रीजन को कब मिल गया था, 1967 में मिल गया था। तो जाहिर सी बात है, दोनों एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, एक ही उनका स्टेटस है, सोसाइटी में स्टेटस है, मगर उनके कुछ पार्ट को मिल गया और बाकी कुछ पॉपुलेशन को नहीं मिला। तो भाई दूसरे को तो दुख होगा ही ना, कि वो फायदा उठा रहे हैं दूसरे वाले उनकी कम्युनिटी के सदस्य, मगर कुछ कुछ पॉपुलेशन को अभी तक उस चीज का लाभ नहीं मिला है, तो इसलिए इन्होंने इस चीज को, इशू को उठाया है। मगर अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पे सोच विचार कर रही है। अब इशू क्या है, इशू ये है क्योंकि इनका कहना ये है कि हम जो है एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। किस वजह से पिछड़े हुए, क्योंकि उनकी जो टोपोग्राफिकल जो रीजन है, वो इस तरह का है कि बड़ा ही उबड़ का, इनकी ट्रेन बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेन है, क्योंकि जिस उसमें रहते हैं वो डिफिकल्ट टर्रेन में रहते हैं, वहां पे क्या आपका कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपकी व्हीकल्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होगी, और क्योंकि जब कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए शहर में आसानी से नहीं आ सकते, रोज अप डाउन नहीं कर सकते। तो इसलिए गरीब लोगों को वहाँ पे किस चीज पे जीना पड़ता है, मेहनत मजदूरी पे ही जीना पड़ता है, कि छोटी मोटी फसल पे ही जीना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने ये इशू उठाया कि हम जो है एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट में बहुत पिछड़े हैं, तो हमें ये एससी कम्युनिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम रिजर्वेशन का लाभ लेके कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में अपने आप को सशक्त कर सके। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। देखिए, इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया, इससे पहले हम इसके बारे में और आगे बढ़े, इसे जान लेना जरूरी है कि किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका तीसरा एडिशन था, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए थर्ड एडिशन था, इसका तीसरा एडिशन रिलीज किया गया है। और इसमें इनोवेशन की जब बात की जा रही है, तो इनोवेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को मतलब अपने पूरे इंडिया को तीन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो आप दूसरा आपका डिवाइड किया गया यूटीज में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये आपका क्या नाम ये मतलब जो तीन पार्ट में, सॉरी कंफ्यूज हो गया, तीन पार्ट में जो डिवाइड कर दिया गया। तो अब इन तीनों पार्ट में जो जो आपका रीजन आपका टॉप पे आया है, जो जो रीजन आपका बॉटम में आया, उसके बारे में बताया गया कि किसने इनोवेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे बात की गई कि कर्नाटका ने अपनी टॉप पोजीशन हासिल की है, लगातार ये टॉप पोजीशन हासिल कर रहा है, लगातार तीसरी बार इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ने। ठीक है, जो कर्नाटका हमारा स्टेट है, ठीक है, तो उसने टॉप पोजीशन हासिल की है। अब जो इसमें इनोवेशन की बात की जा रही है कि इंडिया का जो ये वर्जन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये किस बिना पे बनाया गया, किस बेसलाइन पे बनाया गया, जो एक आपने सुना होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने नेशनल लेवल पे रिलीज किया है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हमने अपनी कंट्री के लिए रिलीज किया, ताकि यहाँ पे इनोवेशन को लेके आया जा सके, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर यहाँ पे बात करा जाए, जो 2020 का इनोवेशन
इनोवेशन इंडेक्स था उसमें टोटल 36 इंडिकेटर्स थे, मगर 2021 में जो इंडिकेटर रिलीज किया गया, जो अभी का रिलीज किया गया, उसमें 66 कर दिए गए, यानी कि बढ़ा दिए गए इंडिकेटर्स, यानी कि और इंडिकेटर्स को शामिल कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये एक तरह का टूल है जो इवेल्युएट करता है, मापन करता है, नापता है कि अपनी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है इनोवेशन की डायरेक्शन में, इनोवेशन का इकोसिस्टम बन भी रहा है या ऐसे ही काम चलाया जा रहा है। तो इनोवेशन कितना डेवलप हो चुका है हमारी कंट्री में, कितना डेवलपमेंट आ चुका है इनोवेशन में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। क्योंकि हमारे यहाँ जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या आपका इंडस्ट्री हो गई, या एमएसएमईज हो गई, या आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होगी, तो हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि हर एक डिपार्टमेंट में इनोवेशन की जरूरत है, तो उसमें कितना इनोवेटिव वर्क हुआ है उसी को ये नापता है, जिससे कि एक कंपटीशन की फीलिंग आए हर एक स्टेट के बीच में, और वो भी एक अच्छा काम करे इनोवेशन को आगे लेके आने में। ठीक है, ये रैंक प्रोवाइड करता है हर एक स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को रैंक प्रोवाइड करता है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो यही इसमें बताया गया है, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन उनके बीच में पैदा किया जा सके। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये इन दोनों ने मिलकर इसको रिलीज किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल 7 पिलर्स है, जो इंडेक्स के 7 पिलर्स है, जिसमें से 5 पिलर्स का नाम दिया गया इनेबलर पिलर्स, और जो बाकी 2 पिलर्स बचे वो है परफॉर्मेंस पिलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर्स में क्लियरली समझ सकते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को आपको 7 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका इनेबलर पिलर हो गया, दूसरा आपका हो गया परफॉर्मेंस पिलर। इनेबलर पिलर्स में 5 वे आते हैं। ठीक है, ये 5 आपके इंडेक्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, जिसमें ह्यूमन कैपिटल हो गई, यानी ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है, नॉलेज वर्कर्स, यानी कि आपकी स्किल्ड वर्कर कितने, स्किल्ड प्रोफेशनल्स कितने, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीजें आपकी बताई गई है इनेबलर्स के अंदर। ठीक है, अगला है परफॉर्मेंस इंडेक्स। परफॉर्मेंस इंडेक्स में नॉलेज आउटपुट कितना है, कि हमारा नॉलेज में हमने कितना इनपुट दिया और आउटपुट क्या मिला, और नॉलेज का डिफ्यूजन, यानी कि एक नॉलेज कैसे स्प्रेड हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, यहीं पे ये बताया गया। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो ये पहले वाला नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट जितने निकलेंगे, रिसर्च करेंगे, वो तभी तो आपका ह्यूमन कैपिटल हमारा बढ़ेगा ना आगे, कि नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आर एन डी में हम कितना कर रहे हैं, क्योंकि जितना आर एन डी में इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही हमारा इनोवेशन आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ही आ गया। फिर नॉलेज का आ गया, जो आपका यहाँ पे नॉलेज की जो बात की गई, स्किल्ड प्रोफेशंस की जो बात की जा रही है, इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशन की जो बात की जा रही है, वो यहाँ पे नॉलेज का पॉइंट से रिलेट करता है, नॉलेज वर्कर से। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होगा कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ रहा है, कैसा एनवायरनमेंट में, क्योंकि अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ पर नॉर्म्स बहुत आसान है, वहाँ पर आसानी से क्लियरेंस मिल जाता है चीज़ों का, बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, तो वहाँ पे एफडीआई भी आएगी, बिजनेस का एनवायरनमेंट हेल्थी होगा, और आपका इनोवेशन भी तभी आएगा। ठीक है, और अगला आपका 5वां आता है आपका सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को कितनी सेफ्टी और लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, अनुकूल है या नहीं है। दूसरा और आपका ये हो जाता है कि 5वां आपका इंटरनेट सब्सक्राइबर। ठीक है, तो ये सब आपका कि आप कितना आउटपुट दे पा रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ने, अब जैसे हम पीछे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे स्टेट्स आ गए, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आ गए, और आपके यूटी और सिटीज आ गई। ठीक है, तो अब हम इसमें जान लेते हैं कि जो आपके स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप जिसने किया, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा ने टॉप किया है, और बॉटम में जो रहे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब बॉटम में रहे, और जो छत्तीसगढ़ को 10.97 पॉइंट्स आपको मिले, उसने इतना स्कोर किया है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, हिली रीजन्स की बात करें, तो मणिपुर ने टॉप किया है, उसके बाद उत्तराखंड, मेघालय और नागालैंड आपके 10वीं रैंक के, यानी कि ये बॉटम में रहा है। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो चंडीगढ़ ने टॉप किया, उसके बाद दिल्ली, अंडमान निकोबार, और जो लद्दाख सबसे लास्ट में रहा है। ठीक है, ये आपने ये जाना कि किस किस ने टॉप किया है, यहाँ पे किस किस ने अच्छा काम किया, किस किस ने बैड परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा एंटी मेरी टाइप पायरेसी बिल 2019 के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ये बिल लेके आना सोच रही है, बल्कि बिल लेके आई है, जो कि क्या काम करेगा, जो एक है आपका लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का लॉ है, ग्लोबल लेवल पे है ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, यूएन क्लोज भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में यूएनसीएलओएस, यूएन क्लोज भी बोला जाता है। जो यूएन क्लोज है, ये एक तरह का ग्लोबल आपका रूल है, एक ग्लोबल लॉ है,
कि जो किसको डिक्टेट करता है, जो आपका डिक्टेट करता है मैरीटाइम को, मैरीटाइम पायरेसी के रीजन को डिक्टेट करता है कि जहाँ आपकी मैरीटाइम में यानी कि आपके समुद्र में जो पायरेसी होती है, जहाज को कब्जा लिया जाता है, वो कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, क्रूज को किडनैप कर लिया जाता है और डिमांड की जाती है, पैसे की डिमांड की जाती है, ऑयल टैंकर्स को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। और कई सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे कि आपका जो शिप्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो पायरेट्स होते हैं। तो इस पायरेसी को रोकने के लिए जो यूनिवर्सल लॉ है वो है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। ये आपका डिक्टेट करता है मैरीटाइम रीजन में, ठीक है। अब इसी के उस पे, इसी तर्ज पे या इसी की बेस लाइन पे हमने बनाया एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019, जिसको गवर्नमेंट अब लेके आई है। इसका ये क्या करेगा, ये डोमेस्टिक लॉ को इनेबल करेगा, डोमेस्टिक लॉ को इनेबल करेगा, जैसे कि आपका यूएन कन्वेंशन, यूएन क्लोज है, वो एक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी की तरह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा डोमेस्टिक लॉ के बेसिस पे, ठीक है। जिससे कि जो इंडियन ऑथोरिटीज है वो एक्शन ले सकेगी, जो भी पायरेसी की जितनी भी घटनाएं होती है हाई सीज में, हाई सीज यानी कि 200 नॉटिकल माइल से जो उसका बियॉन्ड का एरिया होता है, बियॉन्ड का रीजन होता है समुद्र के अंदर, सी के अंदर, वो आपका हाई सीज कहलाता है। तो उसके अंदर ये आपका डोमिनेट करेगा। अब इसके स्टेटस की बात जान लेते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के पास अभी ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई ऐसा नियम कानून नहीं है जो पायरेसी को, हाई सीज में पायरेसी को रोकता हो। तो इस वजह से यहाँ पे इंडिया का जो स्टेटस है कमजोर पड़ जाता है। इंडिया ने हालांकि यूएन क्लोज को, जो आपका यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो कि 1995 में आया था, इसको रेटिफाई तो किया है मगर इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, एनेक्ट नहीं किया है बिल की फॉर्म में। क्योंकि आपने इसे रेटिफाई तो कर लिया मगर अपने यहाँ पे कानून भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो कानून तो आपने बनाया नहीं, जब कानून नहीं बनाया तो अगर आपके यहाँ पे कुछ पायरेसी होती है तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो अभी तक अगर जो पायरेट्स होते तो उन्हें हम सजा कैसे दे देते, उन्हें आईपीसी की जो हमारी धाराएं होती है उनके तहत हम सजा देते थे, वो इंडियन पिनल कोड जो होता था उसके अंडर हम सजा देते थे। क्योंकि हमारी पायरेसी घटनाएं देखो बढ़ती जा रही थी, 2017 में 180 थी, 2018 में 101 होगी, 2019 में 162 होगी, 2020 में 195 होगी, 2021 में 132। तो ये पायरेसी की जो घटनाएं है, आपका बढ़ता हुआ ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज को देखते हुए आपकी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इस चीज को देखते हुए हमें यहाँ पे ये जरूरत दिखाई दी कि एंटी पायरेसी बिल लाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहले तो ये पिक्चर में समझ लेते हैं कि आपके 5 रीजन्स है। एक तो ये वाला रीजन हो गया, ये वाला हो गया फर्स्ट, ये वाला हो गया सेकंड, ये वाला हो गया थर्ड, ये वाला हो गया फोर्थ, ये वाला हो गया फिफ्थ। ये तो आपका हो गया, क्या नाम, आपका इंटरनल वाटर्स हो गए, ठीक है। ये तो अपना इंटरनल वाटर हो गया, अपना खुद का वाटर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी होता है कि बेस लाइन, ये होगी आपकी बेस लाइन, बेस लाइन से 12 आपके माइल्स के अंदर का जो रीजन होता है वो आपका होता है टेरिटोरियल सी। और आपके बेस लाइन से 24 माइल्स तक के अंदर का जो रीजन होता है वो आपका होता है कॉन्टाजियस जोन। और जो आपका बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो आपका बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है उसे बोलते हैं हाई सीज। तो यहाँ पे हाई सीज में जो भी पायरेसी घटनाएं आपको इंसिडेंट देखने को मिलते थे, उन्हीं के मद्देनजर हमारा एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल लेके आया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बिल की जरूरत क्या पड़ी, जो हम पीछे भी डिस्कस हुआ, मैं फिर भी डिस्कस करते हैं। जो पायरेट्स होते थे उनको हम आईपीसी के अंडर 1960 में जो आईपीसी या आपके ब्रिटिश लेकर आए थे उसी के अंडर हम इनको सजा देते थे। तो इसमें क्या था, ये बहुत सख्त कानून नहीं थे, इसलिए जो पायरेट्स होते थे वो छूट जाते थे। तो यहाँ पे इंडिया कमजोर पड़ जाता था कि उनको सजा देने में। तो इसलिए यहाँ पे एक जरूरत महसूस हुई। दूसरा, जो पायरेसी के इंसिडेंट है वो गल्फ ऑफ अडेन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ से ही मैक्सिमम कारोबार होता है सभी कंट्रीज का। तो जब यहाँ पे पायरेसी के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले तो इसलिए डेडलिस्ट जोन बोला जाता है, डेडलिस्ट एरिया बोला जाता है। इसी के मद्देनजर ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, इनके मद्देनजर देखते हुए, इनको देखते हुए हमें एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल लाना पड़ता है, ठीक है। अब इस बिल के प्रोविजन क्या है, सबसे पहले तो प्रोविजन इसमें डेफिनेशन का है कि पायरेसी की डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। इसकी पायरेसी की डेफिनेशंस क्या बोली गई, इसमें बोला गया एन एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन बाय द क्रू और पैसेंजर्स ऑफ ए प्राइवेट वेसल या प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑन हाई सीज डायरेक्ट अगेंस्ट अनोदर वेसल और एयरक्राफ्ट और
पीपल और प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड, कि ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि ऐसा कोई वायलेंस का एक्ट, ऐसी कोई वायलेंस की हरकत जिसमें क्रू मेंबर्स को या पैसेंजर्स को जो कि प्राइवेट वेसल्स पे जा रहे हो या प्राइवेट एयर क्राफ्ट में हो जो कि हाई सीज में चल रहा हो, यहाँ पे या तो कोई प्राइवेट वेसल हो या प्राइवेट एयर क्राफ्ट हो, उनके क्रू मेंबर्स को या पैसेंजर्स को आपका हाईजैक कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए और उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाए, दूसरे आपके शिप पे लेके चला जाया जाए, लेके ले जाया जाए, तो इसको आपकी पायरेसी बोलते हैं, या कब्जा कर लिया जाए प्रॉपर्टी पे, तो उसको ही पायरेसी बोला गया है। डेफिनेशन इसकी ये डिफाइन की है। तो पहला तो इसमें ये प्रोविजन किया है। दूसरा जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब ये होता है जो आपकी टेरिटरी में, आपकी कंट्री की टेरिटरी में नहीं आता है, उससे बाहर जो टेरिटरी है उसके अंदर तो आपका कोई राज नहीं चलेगा, आपका कोई लॉ काम नहीं करेगा, तो उसके जुरिसडिक्शन को अपने अंडर लेके आने की बात यहाँ पे कही गई है। जैसे कि बिल में ये भी बोला गया है कि जो बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है उसको अपना उसके अंदर भी इंडिया का जुरिसडिक्शन होगा, यानी कि हाई सीज में भी इंडिया का जुरिसडिक्शन होगा। यहाँ पे भी कोई घटना होगी पायरेसी की तो इंडिया उस पर अपना रूल्स जो बनाएगा इस बिल के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर सकेगा, और जो पायरेट्स है होंगे उनको सजा दे सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट क्या प्रोवाइड किया गया, पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है। पनिशमेंट इसमें जो पायरेट्स होते थे, पनिशमेंट उनको या तो इम्प्रीजनमेंट होगी पूरी लाइफ के लिए, या उसकी डेथ की सजा होगी पायरेसी के एक्ट में। ठीक है, ये बोला गया है। और सजा कितनी होगी, जैसा इम्प्रीजनमेंट कितना होगा, 14 साल का होगा, या फाइन होगा। ठीक है, इसमें ये बोला गया इम्प्रीजनमेंट की उसमें। और एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जो एक्स्ट्राडिटेबल है, यानी कि आपका एक दूसरी कंट्री में किया जाता है मगर उससे नुकसान इंडिया को पहुंचता है, तो यानी कि हमारा भी नुकसान बहुत ज्यादा हो, तो उस पायरेट्स को या उन ऐसे पायरेट्स को, वो ऐसे कम्युनिटी को आपका एक्स्ट्राडिटेट किया जा सकता है, यानी कि दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, सजा की जा सकती है, उनको मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें ये भी प्रोविजन किया गया है। अगला है डिजाइनेटेड कोर्ट, कि कोर्ट को डेजिग्नेट किया गया कि कौन सी, कोई ना कोई तो कोर्ट होगी जो इस मुकदमे को सुनेगी, जो इस केस को सुनेगी। तो इसमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने, दोनों ने मिलकर ये किया है कि जो सेशन कोर्ट होती है उनको डेजिग्नेट किया है कि आप जो ये है इस बिल के अंदर ही प्रोविजन कर दिया कि सेशन कोर्ट ऐसे मुकदमों को सुनेगी, उन पर सजा का प्रावधान या जो भी उनका सही लगेगा वो इन मुकदमों को सुनेगी और अपना फैसला सुनाएगी। और प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, कि गिल्ट किस किस केस में माना गया है। ठीक है, कि गिल्टी किसको माना जाएगा, कि कोई एक्यूज जिसके पास आर्म्स मिले, हथियार मिले, ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइस मिले या और दूसरे इक्विपमेंट मिले जो कि यूज किए जाए या यूज करने की मंशा रखे, कि कोई ऑफेंस को करने में यूज करने की मंशा रखने वाला या यूज किए गए हो, उसको एक्यूज माना जाएगा। तो ये आपका एक प्रोविजन किया। दूसरे में कि अगर ऐसा फोर्स का एविडेंस मिले कि किसी शिप के क्रू मेंबर्स या पैसेंजर्स के अगेंस्ट आपने कोई फोर्स का यूज किया है, तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो तब भी वो क्राइम माना जाएगा। तीसरा प्रोविजन ये क्या है कि ऐसे एविडेंस मिले जिनको इंटेंड किया गया हो, यानी कि आपकी मंशा रही हो यूज करने की, जैसे बॉम्ब्स हो गए, हथियार हो गए, क्रू मेंबर्स के अगेंस्ट या पैसेंजर्स के अगेंस्ट किसी शिप पे जो जा रहा है हाई सीज में, तो वो भी आपका उसमें क्राइम्स में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका यूएन क्लोज जो होता है, जो 1982 में बना था, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसमें एक दूसरे के जो लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, उस पर एग्री करती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने यहाँ पे कानून बनाती है, ताकि उसको जो इंटरनेशनल कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, अब इसमें क्या स्टेब्लिश किया गया, लीगल फ्रेमवर्क स्टेब्लिश किया गया, किसके लिए, मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो इंटरनल वाटर्स जो कि ये वाला पोर्शन हो गया, दूसरा टेरिटोरियल सी ये वाला पोर्शन हो गया, 12 नॉटिकल माइल्स वाला, कॉन्टेजियस जोन आपका 24 नॉटिकल माइल वाला, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स का है, और हाई सीज या बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये आपके क्या हो गए, 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। आपके पूरे जो समुद्र का जो एरिया है उसे 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया है इस यूएन क्लोज के अंदर। ठीक है, ठीक। अब इसमें रूल्स बताए गए, वो रूल्स गवर्न करेंगे ओशंस को। यूएन क्लोज क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है, इसमें कुछ कुछ रूल्स बता दिए गए, वो रूल्स गवर्न करेंगे ओशंस को। और उनका जो ओशंस के अंदर जो रिसोर्सेज है, जैसे कि आपके मैरीटाइम रिसोर्सेज है या आपके ब्लू रिसोर्सेज है, यानी कि ब्लू ओशन की जो रिसोर्सेज है, तो उनको कहाँ से माइनिंग की जाएगी, उनकी कहाँ से नहीं की जाएगी, किस एरिया में की जा सकती, कितनी की जा सकती है, वो ये सब रूल्स डिसाइड करेंगे। ये आपके क्या है कि ओशंस का जो स्पेस है, जैसे कि डिलिमिटेशन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, मैरीटाइम साइंटिफिक
रिसर्च, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेटलमेंट, ओशन रिलेटेड डिस्प्यूट, इन सब के बारे में यही गवर्न करेगा, इन सब पे यही मतलब फैसला सुनाएगा। जो इसके अंदर रूल लिखे गए उसके अकॉर्डिंग ही इन, अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है जो समुद्र से इन चीजों में रिलेट करती है तो इन पे ये इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अगला आर्टिकल अन्योतु फेस्टिवल के बारे में। देखिए अन्योतु फेस्टिवल के बारे में जानने से पहले पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे, ये कैसे इजाद हुआ, फिर इसके बारे में जानेंगे ये है क्या, फिर ये कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं अन्योतु फेस्टिवल क्या है। तो यहाँ पे एक वर्ड इसमें मिक्स हुआ है, अन्य। अन्य, अन्य से मतलब यहाँ पे अन्न, अन्न मतलब यहाँ पे खाने से मतलब है कि अन्न। तो अन्न जहाँ यहाँ पे वर्ड इंक्लूड किया गया यहाँ पे खाना है, तो ये एक तरह का एनुअल रिचुअल फेस्टिवल है। कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिशूर। त्रिशूर कहाँ पे है, केरला में। तो केरला का ये एनुअल रिचुअल फेस्टिवल है, हर साल ये एज ए रिचुअल यानी कि एक तरह का ये वहाँ का वो है, रिचुअल है वहाँ का एक तरह का। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि कोई कोई जो त्योहार मनाया जाता है रिचुअल्स होते हैं, उसी तरह का वहाँ का कोई रिचुअल्स है। ये कौन से टेम्पल में मनाया जाता है, श्री वडक्कुनाथन टेम्पल में ये मनाया जाता है। ठीक है, हम इसकी पिक्चर भी देखेंगे। तो केरला में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए 1982 में क्या हुआ था, एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में 1982 में। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे एक तरह का एक्सपोजिशन था, डिस्प्ले किया गया था हाथियों का, क्या थोड़ा सा एक तरह एक्सपोजर दिखाना था। कहते हैं ना कि भाई शान की तरह दिखाते हैं, तो वहां पे हाथियों की एक तरह से परेड निकलनी थी। तो एक हाथी को सेलेक्ट किया गया था केरला से जिसका नाम था पूरम। अब हाथी की वो हेल्थ देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के सेलेक्ट किया गया होगा। क्या बेसिस था उस टाइम पे पूरम को सेलेक्ट करने का, ये तो कह नहीं सकते, मगर हाँ अगर हम सेलेक्ट करेंगे कोई अच्छा सा हाथी होगा, सुंदर सा हाथी होगा, हेल्थ में अच्छा होगा और जो अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर सकता हो, कहने पे जो उसका मास्टर होगा, तो उसे ही सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो पूरम नाम के हाथी को सेलेक्ट किया गया। तो उसे एग्जीबिशन करनी थी, डिस्प्ले करना था। ठीक है, वहां पे जो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें डिस्प्ले करना था उसको, अपनी एक्टिविटी दिखानी थी एशियन गेम जो 1982 में हेल्ड हुए थे। फिर क्या होने का लगा, अब एशियन गेम तो हर साल हर बार होने थे। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, फिर अब एक तरह का ये रूल बन गया कि जब भी आपका ये एशियन गेम होने होते हैं तो तब हाथियों का आपका क्या है, सिलेक्शन होता है। तो हाथियों का सिलेक्शन होना होता है, तो हाथियों को सिलेक्ट किया जाता है। तो हाथियों के सिलेक्शन के लिए एक तरह से कतार लगा दी जाती है कि बहुत सारे हाथी, हर आदमी अपना हाथी लेकर आएगा, तो उसमें से सेलेक्ट करना होता है हाथी को। तो उसमें हाथी को खाया खिलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसमें से किसी एक हाथी को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी फेस्टिवल को, इसी पूरी इस तरह की पूजा को, खाने खिलाने को बोल रहे हैं अन्योतु फेस्टिवल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अन्योतु के बारे में अगर और थोड़ा जाए तो गजा पूजा यानी कि हाथी की पूजा, गज मीन्स हाथी, फीडिंग ऑफ द एलिफेंट के एनिमल को, वो एलिफेंट को खिलाया जाता है। एक तरह का फेस्टिवल है, कहाँ पे, वड़कुनाथम टेम्पल में, जो कि त्रिशूर केरला में है, वहाँ पे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपने पिछली पिक्चर में ये आपका वड़कुनाथम टेम्पल है। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका पहले जो आपका मंथ का पहला दिन होता है, फेस्टिवल किस दिन आता है, जो आपका करकीडाकम, जो करकीडाकम आपका मंथ होता है केरला में, जो आपका मलयालम कैलेंडर होता है उसमें करकीडाकम आपका मंथ होता है। करकीडाकम मतलब जो फर्स्ट डे होता है, यानी कि फर्स्ट डे शुरू होता है आपका 17 जुलाई 2022, यानी कि करकीडाकम मंथ यानी जुलाई का मंथ, यानी कि उसका पहला दिन यानी कि 17 जुलाई। ठीक है, तो वो आपका करकीडाकम फेस्टिवल के दिन ये मनाया जाता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि आपके हाथी को इन्वॉल्व किया जाता है कि हाथी को लाइन में खड़े कर दिया और उनमें से अच्छे हाथी को छांटना होता है, यही सब है। बहुत सारी क्राउड में आपके मंदिर में बहुत सारे एलिफेंट आते हैं, उनमें से ही खाना खिलाना होता है, उसमें से उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसके पीछे मिथोलॉजी क्या है, मिथोलॉजी यही कि ये एक तरह से इसको हाथी को खाना जो खिला रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, एक तरह से हम खुश कर रहे हैं गणेश, जो लॉर्ड गणेश है उसको हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉर्ड गणेश क्या है कि वेल्थ का भगवान है, यानी कि धन के देवता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये माना जाता है। वड़कुनाथन जो टेम्पल है, ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल है, जो आपके साउथ इंडिया यानी कि आपका उसमें केरला में है। ठीक है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।